नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है करण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है बच्चों, BPSC 111। जी हाँ दोस्तों, BPSC 111 जो आपका सब्जेक्ट कोड है, जिसका नाम है पारंपरिक राजनीतिक दर्शन। ठीक है, ये जो आपकी बुक है पूरी, इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, जो कि जून 2026 एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और जो आपका इसका एग्जाम होगा आपका BPSC 111 का, वो आपकी जो डेट है वो 12 जून 2026 को इग्नू का एग्जाम होने वाला है। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके इस दिन के एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हो तो आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे बुक से बनते हैं वो मैंने छाट के आपके लिए बनाए हैं। और यदि आप इन क्वेश्चन को समझ लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यदि आपने, मैं बता रहा हूँ, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना दोस्तों, तो आप मेरे इस वीडियो क्या करो, शुरू से लेकर एंड तक देखो। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूं की यूं देखने को मिलेंगे। अगर एक आध क्वेश्चन ना भी आया तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो आप जो है कुछ ना कुछ लिख सकते हो। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार समझ लोगे तो आपका जो पूरा जो बुक है ना, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे पुस्तक का अर्थ। अब बहुत सारे जो दोस्त लोग बोलेंगे कि आपका पढ़ाने का तरीका इतना अलग क्यों है। मैं आपको बता दूं कि मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको जो है चीज़ें समझ में आए। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि यदि आप रट लोगे तो अभी रट लोगे और एग्जाम के टाइम भूल जाओगे, लेकिन यदि आप अभी समझ लोगे तो आपको अभी भी याद रहेगा और एग्जाम के टाइम भी याद रहेगा। इसलिए चीज़ों को आप समझो, रटने पर ध्यान मत दो। समझोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखो, सबसे पहले हमें पुस्तक का अर्थ पता होना चाहिए। जो हमारी बुक है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम इस बुक में पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे मान लो आप कभी कोई मूवी देखने जाते हो, यदि आपको उस मूवी का जो नाम है उसका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप मूवी में क्या देखोगे। वही बात है ना। तो पुस्तक का जो नाम है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखिए, पुस्तक का नाम क्या है, पारंपरिक राजनीतिक दर्शन। ठीक है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, पारंपरिक, राजनीतिक और दर्शन। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है और इस पूरी पुस्तक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, वो इस पुस्तक के अर्थ को समझने के बाद आप बता सकते हो। देखिए, सबसे पहला हमारा है पारंपरिक। तो पारंपरिक शब्द से हमारा तात्पर्य है कि जो चीज किसी परंपरा से चली आ रही हो, यानी जो चीज किसी परंपरा से चली आ रही हो उसी को हम पारंपरिक बोलते हैं। या फिर प्राचीन चीज है उसको हम पारंपरिक बोलते हैं। जैसे आप नहीं वो कहते हो कि ये हमारा प्राचीन त्यौहार है, या फिर ये जो पद्धति है ये पारंपरिक है, यानी बहुत ही ज्यादा पुराने समय से चली हुई आ रही है, उसको पारंपरिक या प्राचीन आप कह सकते हो। ठीक है, समझ गए आप। दूसरा हमारा है राजनीतिक। अब राजनीतिक का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि आप अभी थर्ड ईयर में चल रहे हो, फाइनल ईयर में, तो आपको इसका पता ही होगा। मतलब देखो, राजनीतिक का मतलब क्या है। राजनीतिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, राजनीतिक जो शब्द है दोस्तों, यदि आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये आपको दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, राज जमा नीति। ठीक है, जहां राज का अर्थ होता है किसी राज्य पर राज करना। राज का मतलब क्या है, राज करना, कहीं भी राज करना, किसी भी क्षेत्र पर। तथा नीति का अर्थ होता है एक योजना के तहत किसी के क्षेत्र पर राज करना। अर्थात एक योजना के तहत किसी भी क्षेत्र पर शासन करना ही राजनीति कहलाता है। समझ गए दोस्तों। राजनीति हमारा दो शब्दों के से मिलकर बना है, राज व नीति। राज का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र पर राज्य करना, और नीति का अर्थ क्या होता है कि एक योजना के तहत किसी भी क्षेत्र पर राज करना, ये हमारा राजनीति कहलाता है। ये तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी जो ग्रेजुएशन के पढ़ाया गया होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया होगा, तो इतना आपको पता ही होगा। अब देखो, हमारा तीसरा आता है दर्शन। अब दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को भगा भगा के ना देखें, यानी स्किप करके ना देखें। यदि आप स्किप करके देखोगे तो आपका ही घाटा है, आपको आधी चीज समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करें ताकि आपको चीजें बढ़िया से समझ में आए। देखो, दर्शन। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य, एक संस्कृत भाषा का शब्द है दृश्य, धातु से ली गई है। एक धातु दृश्य धातु से ली गई है, जिसका अर्थ होता है देखना। अर्थात जब किसी दर्शन शास्त्री, जो दर्शन शास्त्री होती है,
फिलोसोफर जो होते हैं उनके द्वारा किसी चीज को देखा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है, उसे ही दर्शन कहते हैं। मान लो कोई दर्शन शास्त्री है, उन्होंने कोई चीज देखा और उस पर उन्होंने अध्ययन किया और अपने विचार बना के लिख दिए, तो वही हमारा दर्शन कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप? तो इस पुस्तक का मतलब क्या बना, मैं आपको और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसका अर्थ होगा कि जो परंपरा से चली आ रही राजनीति है उसमें दर्शन शास्त्रियों ने क्या क्या अपने विचार दिए, यानी जो परंपरा से चली हुई राजनीति उसमें दर्शन शास्त्री का क्या क्या भूमिका थी, वही आप इस पूरे बुक के अंदर पढ़ने वाले हो। अब मैं आपको बता दूं कि कितने दर्शन शास्त्री, यानी इस पूरे बुक में हम पढ़ेंगे क्या, तो ये पूरी बुक जो इन 5 लोगों के ऊपर चलेगी। यदि आप इन 5 लोगों को समझ गए तो आपका पूरा बुक क्लियर हो जाएगा एक बार में। देखो, राजनीतिक दर्शन शास्त्री, ठीक है, 5 है हमारे। पहला प्लेटो है, दूसरा अरस्तु है, तीसरा हमारा मैकियावेली है, और चौथा आपका है होब्स, और 5वां आपका जॉन लॉक। यानी इन 5 दर्शन शास्त्रियों के ऊपर इन्होंने क्या अपने विचार प्रकट किए, उनके विचार को ही हम पूरे पुस्तक में पढ़ने वाले। समझ गए आप कि पुस्तक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मैं आपको बेसिक इसलिए समझाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब आपको इतना पता चल गया कि हम पूरे पुस्तक में क्या पढ़ेंगे और पुस्तक का अर्थ क्या है, तो आप आगे किसी को समझा सकते हो कि ये बुक में हमें ये चीज पढ़नी है। अब देखिए, पहला हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इग्नू में बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखिए, होब्स के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। होब्स जो हमारे दर्शन शास्त्री थे, उनके संप्रभुता की सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उन्होंने संप्रभुता का जो दायित्व, जो संप्रभुता का अर्थ है, वो कैसे क्या स्पष्ट किया, उसका सिद्धांत क्या था, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखो, थॉमस होब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत, उनकी एक पुस्तक थी लेवियाथन, 1651 पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य की संप्रभुता सर्वोच्च है। इस संप्रभुता के तहत थॉमस होब्स जो है, इन्होंने राज्य की संप्रभुता के ऊपर बात किया, ना कि व्यक्ति के ऊपर। इन्होंने राज्य को ज्यादा मजबूत बनाने की बात करी है। निरंकुश और अविभाज्य शक्ति, इन्होंने राज्य को बताया कि उसको संप्रभुता का एक सर्वोच्च दर्जा दिया गया है, जो कि निरंकुश, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, और अविभाज्य यानी कि उसको कोई विभाजित भी नहीं कर सकता, जो नागरिकों के सामाजिक समझौते से जन्म लेती है और राज्य में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यानी कहीं ना कहीं जो हमारे थॉमस होब है, इनकी जो विचार थी यही बताते हैं कि जो राज्य है इसको पावरफुल बनाया जाए। ठीक है, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बाह्य आक्रमणों और आंतरिक अशांति से बचाना तथा उनके जीवन की रक्षा करना है। थॉमस होब ने बोला कि जब हमारा शासन ही शक्तिशाली रहेगा, तभी जाकर के हमारे जो प्रजा है उसकी रक्षा हो पाएगी। ठीक है, ये थॉमस होब का कहना था। भले ही निरंकुश हो, थॉमस होब की जो विचार साफ साफ उन्होंने बोला कि राजा भले ही निरंकुश हो, यानी बहुत ज्यादा उसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, लेकिन उसका प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि जनता की सुरक्षा करना। मतलब इसमें पूरी तरह से आप कह सकते हो कि सरकार को छूट दी गई है कि अपना शासन करने की और जनता की रक्षा करने की। समझ गए आप? अब देखिए, संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता क्या क्या थी, क्योंकि आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको जो लंबा लिखना पड़ता है, आप पूरा समझ सकते हो। आप पहले इसको अपने भाषा में समझो, तब आपको जो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारा पॉइंट है निरंकुश और असीमित। अब ये बताया गया है कि संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता क्या है, तो निरंकुश और असीमित, यानी संप्रभुता सिद्धांत में जो राज्य है उसके बारे में थॉमस होब ने क्या बोला वो आपको समझना। उन्होंने पहले से बोला कि निरंकुश, उसके जो राज्य होगा हमारा, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, और असीमित। ठीक है, इसका मतलब क्या समझिए, संप्रभु किसी भी समझौते या कानून का पक्षकार नहीं है। ठीक है, संप्रभु किसी भी समझौते या कानून का, यानी कि इनके ऊपर कोई भी समझौता नहीं कर सकते और किसी एक पक्ष में ही फैसला नहीं सुना सकते, इसलिए उसकी शक्ति असीमित, उनको बहुत ज्यादा शक्ति दी गई है। किसको? राज्य को, शासक को। ठीक है, और निरंकुश है, जनता उस पर किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगा सकती। एक तरह से कह सकते हो कि तानाशाही वाला बात हो गई यहाँ पे। और अगला हमारा अविभाज्य, होब्स का मानना था कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। होब्स ने ये बताया कि जो संप्रभुता है, जो राज्य की शक्ति है, उसको हम बांट नहीं सकते। यदि आपने शक्ति को बांट दिया तो गृहयुद्ध हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, गृहयुद्ध और अराजकता का जो माहौल है वो देश के अंदर फैल जाएगा। कानून का एकमात्र स्रोत, संप्रभु ही तय करता है कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या नहीं, उसके द्वारा दिए गए आदेश ही कानून होते हैं। ठीक है,
यानी जो इसमें जो राज्य है, जो शासक होंगे वही तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और जो उन्होंने बोल दिया वही कानून होगा और जनता को वो कानून मानना पड़ेगा। अगला पॉइंट हमारा आता है, देखिए, धर्म और चर्च पर सर्वोच्चता। होब्स के अनुसार धार्मिक संस्थाएं भी संप्रभु के अधीन होती हैं और संप्रभु ही राज्य का सर्वोच्च धार्मिक और लौकिक प्रधान होता है। इन्होंने सभी जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं राज्य को दे दी है। इसमें जनता की जो भूमिका ना के बराबर है। बस उस जनता को बताया गया कि आपको आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षा मिलेगी, बस। समझ गए आप? अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर और बढ़ते हैं। देखिए, प्लेटो की गुफा की कथा की विवेचना कीजिए। यानी प्लेटो ने जो एक कहानी बताई थी, गुफा वाली जो कथा थी, वो क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसका मतलब बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तभी आपको आंसर जो है समझने में आसानी होगी। तो इसमें हमारा यही पूछ रहा है कि जो प्लेटो की गुफा थी इसकी कहानी क्या थी, ये बताना है। ठीक है, देखिए, यूनानी दार्शनिक प्लेटो। प्लेटो कौन थे? तो यूनानी दार्शनिक थे। उनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में दी गई एक रूपक यानी प्रतीकात्मक कहानी, ये जो है गुफा की कथा, ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से प्लेटो ने यह समझाया है कि कैसे आम इंसान सच और अज्ञानता के बीच भ्रमित है। यानी आम इंसान को सच और अज्ञानता के बीच फंसा हुआ है, उसको बाहर की दुनिया के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, इस कथा के 3 मुख्य चरण है। अब इस कथा को हम कैसे समझेंगे? इनके 3 पार्ट है। 3 पार्ट में आप इस पूरी कथा को समझ सकते हो। ठीक है, देखिए, पहला पार्ट है हमारा कि गुफा के अंदर। ये एक कहानी है, इसको आप रियल मत मानना। मतलब इस कहानी के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां हैं, जो अज्ञानता है, उसको दूर करने की बात प्लेटो द्वारा की गई है। देखो, गुफा के अंदर अज्ञानता। कल्पना करें कि कुछ लोग जन्म से ही एक गहरी अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। कुछ लोग, आप कल्पना कीजिए कि कुछ लोग का जो समूह है वो एक गहरी और अंधेरी गुफा में बंधे हुए हैं। उनके हाथ पैर सिर इस तरह जकड़े हुए हैं कि वे केवल अपने सामने की दीवार देख सकते हैं। उनको मतलब एक तरह से कैदी कर रखे हैं। ठीक है, उनके पीछे एक ऊंची दीवार है, उनके पीछे एक ऊंची दीवार है जिसके पार कुछ कठपुतलियां यानी कुछ लोग चलते हैं, जिससे उसके पीछे जलती हुई एक आग जल रही है। आग यानी जो सूर्य की किरण पड़ती है और कुछ लोग जब चलते हैं, आग की रोशनी से इन कठपुतलियों की परछाई गुफा की दीवार पर पड़ती है। गुफा की जो दीवार है उस पर इनकी परछाई पड़ती है। जीवन भर उन्हीं को देखते रहने के कारण कैदी इन परछाइयों को ही असली दुनिया सच मान लेते हैं। जो कैदी होते हैं वो ये जो परछाई सामने उनको दिखती है इन्हीं को सच मानते हैं, नहीं ये बाहर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। इनको जो मिल गया उसी में मस्त रहते हैं। आप देखिए आगे, दूसरा पॉइंट है हमारा कि गुफा से मुक्ति। अब मुक्ति कैसे? आपने देखा कि अज्ञानता क्या फैली हुई है कि अपना उसी में मस्त है। देखो, मुक्ति यानी ज्ञान और शिक्षा की बात की। यदि एक कैदी को बंधन से मुक्त कर दिया जाए, अब यहाँ पे प्लेटो अपनी कहानी में बताते हैं कि यदि एक कैदी को बंधन से मुक्त कर दिया जाए, उसे गुफा से बाहर सूरज की किरणों में लाया जाए, तो शुरू में तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाएगी, उसकी आंखें जो है वो किरमिरा जाएगी। क्यों पूछो? सही बात है, क्योंकि आप मान लो बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति जो है छाँव में रहता है, उसको अंधेरे में ज़्यादा रहता है, जब उसको धूप में आप सडनली भेज दोगे तो कहीं ना कहीं उसकी आंखें जो है चौंधिया जाएगी, आंखें उसकी खराब सी होने लग जाएगी। ठीक है, और उसे दर्द भी हो जाएगा। लेकिन वह सूरज की रोशनी में असल की दुनिया, पेड़ पौधों, चीजों को देखेगा तो उसे एहसास होगा कि गुफा के अंदर परछाइयां तो केवल एक भ्रम थी, यह सत्य की खोज है। यानी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो लोग अज्ञानता से, जिनको मतलब मूर्ख बनाया गया, वो अज्ञान है, जब वो ज्ञान रूपी सूरज के संपर्क में आएंगे तो उनकी बुद्धि खुलेगी, वो बाहर की दुनिया देखेंगे और उनका विकास होगा, ये बताना चाहते हैं। अब देखिए गुफा में वापसी। अब एक व्यक्ति मान के चलिए वहां से निकल के आया, उन्होंने बाहर का धूप वूप देखा और उन्होंने बाहर की सच्चाई देखी कि बाहर की दुनिया तो अंदर से बड़ी है, अंदर तो सिर्फ हम बैठे रहते हैं, परछाई दिखती है। अब एक वही कैदी गुफा में वापस जाता है, वह मुक्त कैदी गुफा के अंदर वापस जाता है ताकि अपने साथियों को भी जगा सके। यानी वो तो खुद जग गया, अपना विकास कर लिया, और भी लोगों को जगा सके और उन्हें बता सके कि वे जो परछाइयाँ देख रहे हैं वह सच नहीं है, जो परछाई वो देखते हैं वो सच नहीं है, वो तो एक झूठ है। लेकिन गुफा के जो कैदी हैं उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं।
क्योंकि बाहर तेज रोशनी के कारण अंधेरे में उसकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही है। अब जो अंदर की कैदी सोचते हैं कि ये बाहर गया था, तो हो सकता है कि जो इतनी तेज रोशनी सूर्य की इसके ऊपर पड़ी, जिससे इसकी आंखें चौंधिया गई और इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए साथी कैदी सोचते हैं कि बाहर जाने से ये पागल या अंधा हो गया है। वह सुनने के बजाय उसे मारने तक को दौड़ जाते हैं। यानी आप इस कहानी से क्या समझे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो भ्रष्टाचार है या फिर जो गलत काम मान लो हो रहा होता है, लोग वो गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब उस गलत काम से बाहर निकलता है, उस भीड़ से अलग निकल जाता है, तो वो जब बाहर देखता है कि हाँ भाई ये तो गलत काम कर रहा है, ये तो गलत चीज़ है, ये तो बिना ऐसे भी हो सकता है, जिसको नॉलेज होती है वो, और वो जो चीज वो व्यक्ति है वो वापिस उसी ग्रुप को बोलने की कोशिश करेगा, तो उनकी बात वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक तरह से एक भ्रष्टाचार भर दिया गया है कि वो सच को मानते ही नहीं, जो झूठ है उसी को मानते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। देखो, प्लेटो के अनुसार गुफा का संसार वह भौतिक दुनिया है जिसे हम इंद्रियों, आंखों कानों से अनुभव करते हैं, जो असलियत नहीं है। जिसे हम अनुभव करते हैं, विचारों का प्रतिबिंब गुफा के बाहर संसार सत्य की खोज। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो अज्ञानता है, जब तक आप ज्ञान हासिल नहीं करोगे तब तक आप मूर्ख के दृष्टि पे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को नॉलेज नहीं है तो वो बेचारा मूर्ख बन के पूरे संसार में काम करता है। उसको कोई बोल देगा कि ये रास्ता बंद है तो वो बंद मान लेगा। यदि आप उसको नॉलेज होगी तो वो पोस्टर पढ़ सकता है, कुछ भी देख सकता है। तो उसी की बात प्लेटो ने यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से की है कि शिक्षा का महत्व दुनिया में बहुत है, इसलिए व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस रूपक के माध्यम से प्लेटो ने शिक्षा के महत्व को बताया कि शिक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। शिक्षा का उद्देश्य इंसान को अंधेरे से निकालकर सत्य की ओर ले जाना। जैसे मान लो एक कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पे चल रहा है, यहाँ पे लिखा है कि आगे जाना मना है, अंग्रेजी में लिखा है मान के। अब एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो पढ़ नहीं पा रहा, अब वो आगे चला जाता है, फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। तो यहाँ पे क्या देखते हो कि जिसको नॉलेज नहीं है उसकी कहने की वैल्यू नहीं हो रही है। इसलिए शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। जो जॉन लॉक थे, इनके प्राकृतिक अधिकार से, प्राकृतिक अधिकार जो है उनके ऊपर इनकी क्या राय है वो बताना है। प्राकृतिक अधिकार यानी कि ऐसे अधिकार जो मनुष्य को जन्मजात से मिले हो। यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसको अधिकार मिल जाता है, जीवन जीने का अधिकार, अपनी बातों को रखने का अधिकार, जो अधिकार मिल जाते हैं, जो प्राकृतिक, जो नेचुरल है, जो मानव नहीं देता, उसकी बात की गई है। देखिए, 17वीं सदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक, ये जो हमारे जॉन लॉक थे, वो 17वीं सदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक थे। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत दिया। उन्होंने प्राकृतिक जो नेचुरल आपका राइट्स है उसका बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली सिद्धांत दिया। दोस्तों, मैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप स्किप करके देखोगे तो उसमें आपका एक घाटा है, ठीक है। इसलिए मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आप पूरा वीडियो को देखो, तो आप जब एग्जाम को हॉल में बैठोगे तो आप ये कहोगे ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है। आप क्यों कहोगे? क्योंकि आपने वीडियो को पूरा देख रखा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। उनके अनुसार ये अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये वैसे अधिकार होते हैं जो कोई व्यक्ति नहीं देता, कोई सरकार, कोई राज्य नहीं देती, बल्कि वो उसको जन्म से ही मिले होते हैं, और कोई भी सरकार, व्यक्ति इन्हें छीन नहीं सकता। ये नेचुरल अधिकार है। लोक का यह सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों का आधार माना जाता है, ठीक है। देखिए, समझते हैं इनके क्या अधिकार थे। लोक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अब अधिकार किसने बताया, तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया। कोई पूछेगा कितने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया जॉन लॉक ने, तो आप कहोगे 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है। नंबर फर्स्ट पे आपका आ जाता है दोस्तों, जीवन का अधिकार। यानी हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने और सुरक्षित रहने का जन्मजात अधिकार है। उनको जन्म से रक्षा अधिकार मिली कि वो अपना रक्षा करे और जिंदा रहे। व्यक्ति या राज्य को किसी भी व्यक्ति के जीवन को छीनने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति का जीवन जो है कोई भी राज्य या कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और उस पर बाहरी सत्ता का अनुचित नियंत्रित नहीं होना चाहिए। देखो, नियंत्रित तो होना चाहिए लेकिन अनुचित नहीं। जैसे मान लो आप उसके खाने पर रोक लगा दो, उसके घूमने पर रोक लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ चीज है जहाँ पे रोक लगा सकते हो जो जरूरी है, ताकि दूसरे को हटा ना हो, इसलिए।
उसे अपने निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कुछ नियमों के तहत। संपत्ति का अधिकार, लोक के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक संसाधन में अपना श्रम यानी मेहनत जोड़ता है तो वह उस उत्पाद या वस्तु का स्वामी बन जाता है। मान के चलिए आपके पास ये खेत है, आपने मेहनत किया, वहाँ पे आपने पूरा खेत को जोता, वहाँ पे फसल लगाई, जब फसल होगी तो आप किसकी फसल होगी, तो आपकी फसल होगी। ये बता रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेत था वहाँ पे आपने अपना दिमाग लगाया, आपने मेहनत करी और वहाँ पे आपने फसल उगा लिया तो फसल आपका हो जाता है। हर व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति को रखने का तथा उसको उपभोग करने का अधिकार है। समझ के 3 अधिकार बताए जॉन लॉक जी ने। पहला, जीवन जीने का अधिकार सबको है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। समझ गए, ये 3 अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस फॉर्मेट में एग्जाम में लिखोगे तो आपके पूरे 20 में से 20 मार्क्स आने की गारंटी है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा कीजिए। जो हमारे प्लेटो थे उन्होंने न्याय के सिद्धांत दिए थे, उसके बारे में आपको बताना है कि उनके न्याय के सिद्धांत क्या थे, तो आपको समझाना है। देखिए, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जो न्याय सिद्धांत है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस, ठीक है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक मुख्य रूप से न्याय की अवधारणा पर ही केंद्रित है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ व्यक्ति, अब प्लेटो बोलते हैं कि जो न्याय का अर्थ है ना दोस्तों, वो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर सामंजस्य बनाए रखना है, ठीक है, ताकि एक आदर्श राज्य का निर्माण हो सके। यानी जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज है और जो हमारा व्यक्ति है, ठीक है, इन दोनों के बीच एक सामंजस्य यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि ना इनको दिक्कत हो ना उनको दिक्कत हो और जो कार्य है वो अच्छे से संपन्न हो सके। आगे समझते हैं। अब देखिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्जाम में आंसर लिखते हो तो आप ऐसे पॉइंट में आंसर लिखोगे ना दोस्तों तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो पॉइंट चेक करेंगे, हाँ भाई आपने 20 नंबर क्वेश्चन में हेडिंग बना के पॉइंट लिखे हैं, उसके सब पॉइंट लिखे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। यदि आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो तो टीचर भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, और पॉइंट में लिखोगे तो 2 लाइन पढ़े मार्क्स दे रही, 2 लाइन पढ़े मार्क्स दे रही, ऐसे होता है। समझ गए। देखिए प्रमुख बिंदु जो न्याय सिद्धांत के थे वो समझिए। पहला था हमारा आत्मा के 3 गुण। प्लेटो ने बताया है कि आत्मा के 3 गुण है। प्लेटो का मानना था कि राज्य वृक्ष या चट्टानों से नहीं बनी, राज्य वृक्ष या चट्टानों से नहीं बनी, बल्कि उनमें रहने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क से बनते। जो राज्य होता है वो वृक्ष और चट्टान से नहीं बनता, बल्कि जो मनुष्य होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनके दिमाग से ही राज्य का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 प्रमुख गुण पाए जाते हैं। जो हर मनुष्य है उसकी आत्मा में आपको 3 गुण मिलेंगे, चाहे अमीर हो गरीब हो चाहे कैसा भी मनुष्य हो। पहला मिलेगा विवेक या बुद्धि, सभी के पास बुद्धि है, ये सर्वोच्च गुण है, अच्छा गुण है। साहस मिलेगा, ये मध्यम स्तर का गुण है, क्योंकि किसी के अंदर साहस होता है, कोई डरपोक होता है, समझ गए। और तृष्णा या वासना, तृष्णा का अर्थ होता है दोस्तों प्यास, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, किसी भी चीज की प्यास। ये निम्न स्तर का गुण है। इसको निम्न स्तर का इसलिए माना गया, कुछ लोग जो है पैसे के पीछे पीछे भागते हैं, उनको देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हाई पैसा लगे रहते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि सामाजिक वर्ग। आत्मा में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी आधार पर समाज 3 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। पहला हमारा है दार्शनिक शासक, जिनमें विवेक की प्रधानता होती है। जो दार्शनिक शासक होते हैं उनमें विवेक की यानी उनके अंदर अच्छी प्रधानता होती है, वे शासन का कार्य संभालते हैं, उनको नॉलेज होती है शासन के बारे में। दूसरा हमारा है सैनिक वर्ग, जिनमें साहस की प्रधानता होती है। जो सैनिक जानते हो वो लड़ाई करते हैं, देश की रक्षा करते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके, वह राज्य की रक्षा करते हैं। तीसरा हमारा उत्पादक वर्ग, जिनमें तृष्णा की प्रधानता होती है यानी प्यास की प्रधानता होती है, जैसे किसान व्यापारी व समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। समझ गए आप, ये 3 वर्ग होते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। ये क्या बताता है कि प्लेटो के न्याय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुकूल निर्धारित कार्य करना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुकूल ही जो निर्धारित कार्य है वो करना चाहिए प्लेटो के अनुसार। और देखिए, और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे और समाज में सामंजस्य बनेगा। अगर तीनों ही वर्ग अच्छे से अपना काम करेंगे तो समाज एक बढ़िया समाज बनेगा। तब राज्य में न्याय की स्थापना होती है
कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हस्तक्षेप का बहुत महत्व है। यदि कोई उत्पादक वर्ग का व्यक्ति शासन करने का प्रयास करता है या सैनिक उत्पादन कार्यों में दखल देता है तो इससे राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। अपने कर्तव्यों की सीमा में ही रहना न्याय है। यहाँ पे जो आपने तीनों ग्रुप पढ़ा कि पहला शासन करेगा, दूसरा देश की रक्षा करेगा, तीसरा व्यापारी होगा, तो जो ये बताते हैं प्लेटो कि तीनों को अपना ही काम करना है, यानी कि जो शासन करने वाला है वो उत्पादक करे, जो उत्पादक करने वाला है वो शासन करे। ऐसा नहीं बताया, नहीं, जिसका काम उसी को साझे, ठीक है, जिसका काम है वो वही करेगा, कोई दूसरे को नहीं करना। यदि कोई दूसरे करने की कोशिश करेगा तो समाज में जो है अव्यवस्था फैल जाएगी और न्याय को जो है सही नहीं माना जाएगा। पांचवा पॉइंट है हमारा कि न्याय एक नैतिक अवधारणा है। प्लेटो का न्याय जो है आधुनिक कानूनी या अदालती न्याय जैसे दंड देना या अधिकार से बिल्कुल अलग है। ये न्याय आपने देखा, इसमें ना किसी कानून की बात की गई है, ना कोई दंड के बारे में बात की है, ना किसी सजा के बारे में बात की। ये बिल्कुल अलग ही न्याय है। दर्शन शास्त्री का दोस्तों मतलब ही होता है कि समाज से हटकर लिखना। यदि वो सेम टू सेम लिख देंगे तो उनका मतलब क्या हो। दर्शन शास्त्री यही लोग होते हैं, वो पूरी अध्ययन करते हैं और जो प्रैक्टिकल है, जो यथार्थ है, उसी को लिखते हैं। यह मनुष्य की अंतरात्मा का एक गुण है। वह व्यक्ति को अंदर से सदाचारी और कर्तव्य पर्याण बनाना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की चर्चा कीजिए। यानी अरस्तु जो हमारे दार्शनिक थे, उन्होंने नागरिकता सिद्धांत के बारे में क्या बताया, उन्हें को आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अरस्तु के अनुसार नागरिकता का अर्थ केवल किसी राज्य या क्षेत्र का निवासी होना नहीं। अरस्तु ने बताया कि किसी भी क्षेत्र का निवासी होना नागरिकता नहीं है। आप लोग क्या समझते हो, नागरिकता का मतलब किसी भी देश में रहते हैं तो हम नागरिक कहलाते हैं, लेकिन अरस्तु का कहने का मतलब अलग है। आपको मैंने पहले ही बताया कि दर्शन शास्त्री बिल्कुल समाज से हटकर बताते हैं। उनके नागरिकता सिद्धांत का मुख्य आधार है राजनीतिक सहभागिता। यानी मैं आपको समझाता हूँ छोटे भाषा में। इस क्वेश्चन में अरस्तु ने यही बताया है नागरिकता सिद्धांत में कि जो व्यक्ति राज्य के में यानी राजनीति में अपना योगदान देगा, अपना वोट डालेगा या फिर अपने विचार प्रकट करेगा, वही नागरिक कहलाएगा। उसके अलावा जो व्यापारी है, जो अन्य वर्ग के व्यक्ति, उनको हम नागरिक नहीं मानेंगे। समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यही एक छोटे लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। देखिए, अरस्तु मानते थे कि वास्तविक नागरिक वह है जो राज्य के शासन या न्याय प्रशासन और विधायी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले। अरस्तु का मानना था कि जो राजनीति में भाग लेगा वही नागरिक कहलाएगा और जो राजनीति में भाग नहीं लेगा वो नागरिक नहीं कहलाएगा। देखिए, अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की मुख्य विशेषता है सक्रिय भागीदारी। यानी सक्रिय रूप से उनके अनुसार नागरिक केवल आज्ञा मानने वाला नहीं बल्कि शासन करने और शासित होने दोनों की क्षमता रखता हो। उन्होंने बताया कि नागरिक वही है जो शासन भी कर सके और शासन भी सह सके, उन्हीं को नागरिक बताया गया। राज्य का सदस्य केवल वही व्यक्ति नागरिकता का हकदार है जो राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में सीधे योगदान दे। यानी कहीं ना कहीं अरस्तु जी ने बताया है कि जो व्यक्ति राजनीति में अपना योगदान देगा वही नागरिक कहलाएगा। समझ गए आप। अरस्तु द्वारा नागरिकता से वंचित वर्ग यानी ऐसे वर्ग जिसको अरस्तु ने नागरिक ही नहीं बताया, यानी अनागरिक। अरस्तु का यह सिद्धांत काफी हद तक अनुदार और संकीर्ण माना जाता है क्योंकि इन्होंने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को नागरिक ही नहीं बताया, बहुत ही बड़े हिस्से को इन्होंने नागरिक बोला ही नहीं। तो बहुत सारे लोग इनसे नाराज भी हैं। किन किन को इन्होंने नागरिक नहीं बताया, तो 5 लोग हैं। पहला, दास। उनके पास विवेक की कमी मानी जाती थी और वे अपना समय जो है केवल शारीरिक श्रम में बिताते थे। जो दास होते थे, जो नौकर होते थे, वो क्या करते थे, सिर्फ अपना काम जो है दिन भर करते थे, साफ सफाई करते थे। इसलिए उन्होंने इनको नागरिक नहीं बताया। आप देखो, आप छोटा सी चीज यहाँ पे समझो साइड में। मेन पॉइंट यही है कि जो भी व्यक्ति शासन में भागीदारी निभाएगा वो नागरिक कहलाएगा और जो नहीं निभाएगा वो नागरिक नहीं कहलाएगा। समझ गए आप। दास जो है वो क्या निभाएंगे, इसलिए उनको जो है अनागरिक बताया गया। दूसरा आपका है श्रमिक और शिल्पकार। श्रमिक भी अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शिल्पकार अपना शिल्पकारीगिरी करते हैं। अरस्तु के अनुसार धन कमाने की चिंता में डूबे लोगों के पास राज्य कार्यों के लिए आवश्यक अवकाश नहीं होता, इनको भी नागरिक नहीं बताया गया। स्त्रियां, उन्हें घर की 4 दीवारी तक ही सीमित माना जाता है और शासन कार्यों के लिए योग्य नहीं समझा जाता, इसलिए भी नागरिक नहीं। यानी जो भी शासन कार्य में भाग नहीं ले रहा है उसको नागरिक नहीं बताया गया। समझ गए, सीधा सा अर्थ ये। देखिए, बच्चे और वृद्ध
अवयस्क नाबालिग बच्चे को नाबालिग बताया गया, और शारीरिक रूप से असक्षम होने के कारण इन्हें नागरिक नहीं माना गया। जो वृद्ध यानी जो बूढ़े लोग हैं उनको शारीरिक रूप से असक्षम होने के कारण नागरिक नहीं होता। पांचवा हमारा पॉइंट है कि विदेशी और व्यापारी, जो विदेशी लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, केवल आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होने के कारण उन्हें भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए उनको भी नागरिक ही नहीं बताया गया। अब हमारा छठा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, चलिए समझते हैं अपने छठे प्रश्न को। देखिए, प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। यानी प्लेटो जो है शिक्षा के सिद्धांत क्या दिए, उन पर हमें चर्चा करना है। देखो, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उनके आदर्श राज्य का आधार का स्तंभ है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को अज्ञान से ज्ञान की ओर मोड़ना है। इन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अज्ञानता से ज्ञानता की ओर बढ़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। यह राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य और जीवन भर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समाज में एक संतुलन स्थापित कर न्याय की प्राप्ति कर सुनिश्चित करती है। कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। शिक्षा के महत्व से हम अज्ञानता से ज्ञानता की ओर बढ़ सकते हैं, और जो कि राज्य और व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। प्लेटो की शिक्षा योजना को मुख्य रूप से 2 चरणों में विभाजित किया गया है। कौन से 2 चरण है वो मैं आपको समझाता हूँ आगे। पहला हमारा चरण आता है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, जन्म से 20 वर्ष तक। ठीक है, इस स्तर का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास और नैतिक चरित्र का निर्माण होता है। इस आयु के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। इसे आयु के अनुसार हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला हमारा भाग है जन्म से 6 वर्ष, यानी बच्चों को कहानियों और नैतिक शिक्षा के माध्यम से अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। दूसरा हमारा है 16 से 18 वर्ष। इस वर्ष में क्या होता है, इस दौरान शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और मानसिक भावनात्मक विकास के लिए संगीत और साहित्य की शिक्षा दी जाती है। और तीसरा हमारा है 18 से 20 वर्ष। इस आयु में युवाओं को अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है, और 20 वर्ष में एक प्रारंभिक परीक्षा होती है। उत्तीर्ण छात्र सैनिक बनते हैं। जो 18 से 20 वर्ष में एक परीक्षा ली जाती है, और जो व्यक्ति उस परीक्षा को पास कर लेते हैं वो एक सैनिक बनते हैं और देश की रक्षा करते हैं। जबकि अनुत्तीर्ण यानी जो पास नहीं होते वह लोग उत्पादक यानी कृषक या व्यापारी में शामिल होते हैं। दूसरा हमारा वर्ग आता है उच्च शिक्षा, यानी 20 से 35 वर्ष में। देखिए, ये शिक्षा केवल भावी शासकों यानी राजाओं और सैनिक के लिए है। मतलब ये आम आदमी के लिए नहीं है, जो शासक जो राजा है उनके लिए है। इसमें वैज्ञानिक और बौद्धिक विषयों पर जोर दिया जाता है। जो वैज्ञानिक विषय हैं, जो बौद्धिक विषय, जो जो बुद्धि से जुड़े हुए विषय, उन पर जोर दिया जाता है। इसके भी 2 चरण में इसको पढ़े जाते हैं। पहला आपका 20 से 30 वर्ष के जो लोग हैं गणित, ज्यामिति और खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं। इसके बाद एक कठिन परीक्षा होती है। 30 से 35 वर्ष के जो लोग हैं इस चरण में द्वंद्ववाद या तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, जिसे सत्य और परम विचार की समझा जाता है। यानी इसमें तर्क शास्त्र यानी जो प्रैक्टिकल बातें होती है उनको समझाया जाता है। यानी शिक्षा का मतलब शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण की जाए वो एक बांटने का पूरा स्टेप बताया गया। अगला हमारा आता है दोस्तों व्यवहारिक प्रशिक्षण, यानी ये ट्रेनिंग है जो कि 35 वर्ष से 50 वर्ष को लोगों के लिए होती है। देखो, 35 वर्ष की परीक्षा पास करने वाले व्यक्तियों को अगले 15 साल तक व्यवहारिक जीवन का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान वे राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। ठीक है, और 50 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से ज्ञानी माना जाता है। ठीक है, यानी वो राजा बन जाता है, जिस पर राज्य के शासन सर्वोच्च संभालने की जिम्मेदारी। यानी 50 वर्ष के उम्र तक आते आते व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ज्ञानी हो जाता है, वो राज्य का कार्यभार संभाल सकता है। और देखिए, हमारा जो अगला पॉइंट आता है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। ठीक है, यानी ये जो शिक्षा सिद्धांत है इससे हमें क्या क्या फायदा हुआ है, इसकी क्या क्या प्लस पॉइंट है वो आपको बताना है। देखिए, राज्य नियंत्रित शिक्षा है। पहला पॉइंट तो हमारा कि शिक्षा परिवार या निजी संस्थाओं के हाथ में ना होकर पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। उन्होंने राज्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है और राज्य के हाथ में शिक्षा को देने की बात कही है। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि स्त्री पुरुष के लिए समान, यानी प्लेटो ने बताया कि स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा हमारा है व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा। इन्होंने जो व्यावसायिक शिक्षा उनकी ये उपेक्षा करते हैं, उनकी योजना में तकनीकी, कृषि या व्यावसायिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। अब हमारे दोस्तों अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7वां कि मैकियावेली, ये भी हमारे दार्शनिक थे,
इनके नैतिकता संबंधी विचार को स्पष्ट करना। ठीक है, तो मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर एक यथार्थवादी और व्यवहारिक रूप दिया। इन्होंने राजनीति को जो धर्म और नैतिकता से अलग करके यथार्थ जो सच्चाई होती है उसको मानने के लिए बताया। उनके अनुसार राज्य की सुरक्षा और अखंडता सर्वोच्च लक्ष्य है। उन्होंने राज्य को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने की बात की, यानी इन्होंने बताया कि व्यक्ति से ज्यादा कहीं ना कहीं हमें राज्य को महत्व देना चाहिए और इसे बनाए रखने के लिए अपनाए गए सभी साधन उचित है। यानी राज्य को अखंड कैसे बनाया जाए और उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, उसके लिए चाहे जो भी आपको करना पड़े सभी उचित इन्होंने बताया। अब समझते हैं हम मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचार। पहला विचार हमारे दोस्तों था कि राजनीति और नैतिकता का पृथकीकरण। मैकियावेली पहले विचारक थे जिन्होंने माना कि राजनीति का संचालन व्यक्तिगत नैतिकता या धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताया कि व्यक्ति के द्वारा और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर हम राजनीति को नहीं समझ सकते। देखिए दूसरा पॉइंट हमारे क्या, साध्य साधनों को उचित ठहराता है। उनका मानना था कि यदि राज्य का लक्ष्य साध्य यानी महान और सही है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन जैसे छल कपट या कोई भी जो साधन है वो नैतिक रूप से सही माने जाएंगे। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा राज्य होता है, जो हमारी सरकार होती है, तो उन सरकार के लिए जो प्रजा होती है उनके लिए कोई अगर कानून है वो सही है तो वो किसी भी प्रकार से वो लागू करवाया जाए, वो बताते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि नैतिकता के दोहरे मानदंड। उनके अनुसार आम नागरिकों के लिए नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन राज्य के जो शासक होते हैं उनको राज्य की रक्षा करने के लिए आवश्यकता अनुसार अनैतिक कठोर होने की भी छूट है। यानी इन्होंने राज्य को छूट दे रखी है कि यदि राज्य का जो संतुलन है वो बिगड़ता है तो वो कठोर नीति से एक कठोर दंड देकर के भी जो राज्य को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। अगला हमारा बताया कि शेर और लोमड़ी। इन्होंने राज्य को बताया है कि शेर और लोमड़ी की तरह इन्होंने एक रूपक का प्रयोग किया है। देखो मैकियावेली का तर्क था कि एक सफल शासक परिस्थितियों के अनुसार, यानी जैसे शेर होता है शक्ति और साहस का प्रतीक बताया है और लोमड़ी चालाकी का बताया, यानी कि जो हमारी सरकार होगी वो एक शक्तिशाली होनी चाहिए और चालाक भी होनी चाहिए। यानी कब उसको शक्ति का प्रयोग करना है, यानी कि एनी टाइम वो शक्ति का प्रयोग करे, कभी शक्ति का प्रयोग करना है कभी चालाकी का प्रयोग करना है। पांचवा हमारा पॉइंट है दोस्तों कि मानव स्वभाव का यथार्थवादी चित्रण। उनका मानना था कि मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी, लालची और धोखेबाज होते हैं। सभी को पता है जो मनुष्य, सभी नहीं, कुछ मनुष्य लालची भी होते हैं, धोखेबाज भी होते हैं। इसलिए शासक को प्रेम की तुलना से लोगों को भय पर अधिक निर्भर करना चाहिए। यहाँ पे ये बताते हैं कि जो शासक है उनको प्रेम से बात नहीं करना चाहिए बल्कि उनको एक अपना भय समाज में बनाना चाहिए ताकि जो है जनता उनके नियंत्रण में रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 8वां कि जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो 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 सामाजिक समझौता सिद्धांत है इस पर जॉन लॉक के क्या विचार है वो हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, देखिए जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है कि राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति देवीय ना होकर कुछ लोगों के आपसी समझौतों का परिणाम है। लॉक का मानना था कि राज्य सरकार की जनता की सहमति पर आधारित होती है और नागरिकों के प्रति अधिकारों की रक्षा करना उसका मुख्य कारण है। इसमें जो जॉन लॉक जी ये बताते हैं कि जनता ने ही राज्य को, जो सरकार है उसको चुना है, इसलिए जो सरकार है उसका परम कर्तव्य बनता है कि वो जनता की रक्षा करे। जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत ये समझिए। देखो पहला पॉइंट हमारा है कि जॉन लॉक के अनुसार समाज या राज्य के निर्माण से पहले मनुष्य का प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। यह अवस्था हॉब्स की तरह संघर्षपूर्ण नहीं थी बल्कि शांति, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था थी। यहाँ लोगों को प्रकृति की ओर से 3 मुख्य प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। आपने 3 प्राकृतिक अधिकार पढ़े, पहला जीवन का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि प्राकृतिक अवस्था में कमियां। हालांकि प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। जो प्राकृतिक अवस्था थी, लोग चलते थे, जीते थे और जंगलों पे, मतलब पूरी तरह से कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बारे में बात की गई। अधिकारों को लागू करने वाला कोई निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं था जिसके कारण अपने विवादों को निपटारा करने लोग स्वयं करते थे। प्राकृतिक नियम अस्पष्ट है, यानी इसमें बताया गया है कि जब
प्राकृतिक थे, मतलब कोई नियम कानून नहीं थे, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लोग जो है अपने समस्या का समाधान नहीं कर पाते थे, तानाशाही बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने बताया। और व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाते, जब मान लो कोई कानूनी नहीं है, तो मान लो कोई लूट के चला गया, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, कोई जो है जो मजबूर व्यक्ति उसका लूट के चला गया, तो ये सभी असुरक्षा को दूर करने के लिए मनुष्य ने क्या किया, तो समाज को बनाने का फैसला किया। नहीं, हम लोग का एक नेता हो, एक लीडर हो, जो पूरे एक नियम कानून के तहत समाज पे शासन करे और हम लोग के हित अहित को सोचे। समझ गया, ये सामाजिक सिद्धांत है। तीसरा पॉइंट हमारा कि सामाजिक समझौता, यानी सामाजिक समझौता क्या कि इन कमियों को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया, इसी को सामाजिक समझौता बताया गया। समझौते के माध्यम से उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को अपने पास ही रखा, जो प्राकृतिक अधिकार है उनको उन्होंने अपने पास ही रखा, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने व लागू करने के लिए एक शक्ति निष्पक्ष संस्था यानी राज्य सरकार को सौंप दी है। समझौता 2 भागों में था, यानी मनुष्य ने क्या किया दोस्तों कि प्राकृतिक अधिकार तो उसके पास थे, लेकिन उन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए और अपने देश के विकास के लिए क्या किया कि एक प्रशासन बनाया और एक राज्य बनाया, एक तरह से सरकार बनाया जो उसकी मांगों को समझ सके। 2 भागों में था, पहला था हमारा सभी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर राज्य या समाज की स्थापना की, दूसरा समाज के लोगों ने मिलकर अपनी सरकार शासन का गठन किया। समझे आप। चौथा पॉइंट हमारा है कि राज्य के निर्माण का उद्देश्य। अब राज्य का निर्माण क्यों किया गया, तो राज्य के निर्माण का उद्देश्य है कि सरकार का निर्माण जो है मात्र व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। लोग का मानना था कि व्यक्ति राज्य की सेवा करने के लिए नहीं है, बल्कि राज्य व्यक्ति की भलाई और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यानी कहीं ना कहीं बताया गया है कि जब व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में था तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार थे, जो उसकी मूलभूत कार्य थे, उसका हनन हो रहा था। इसलिए लोगों ने ग्रुप बनाया और एक निष्पक्ष राजा की मांग की जो पूरे प्रजा का ध्यान रख सके। समझ गया, ये था हमारा। अब जॉन लोक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की प्रमुख विशेषता, यानी इसकी विशेषता क्या समझे। देखिए, पहला सीमित सरकार बन गई। जॉन लोक जो है निरंकुश या असीमित सरकार के सख्त खिलाफ। इन्होंने बताया कि सरकार तो बनेगी लेकिन वो निरंकुश ना हो, वो तानाशाही ना हो, उनका काम है सिर्फ जनता का रक्षा करना। उनके अनुसार सरकार को जनता की प्राकृतिक अधिकारों का हनन करने का कोई अधिकार नहीं। जो सरकार बनेगी वो जनता की प्राकृतिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। जो प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धन संचित करने का अधिकार, वो जनता को मिलेंगे। जनता की संप्रभुता, इसमें जो है कहीं ना कहीं जनता की संप्रभुता की बात कही गई है कि जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाएगी। वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है, सरकार लोगों की सेवक है। जॉन लोग ने बताया जो सरकार है वो लोगों की सेवक है, ना कि मालिक। सरकार ये ना सोचे कि मैं मालिक बन गया, वो लोगों का सर्वेंट यानी सेवक ही है। तीसरा हमारा पॉइंट है क्रांति का अधिकार। लोग का सबसे क्रांतिकारी ये विचार ये था कि यदि सरकार लोगों के अधिकारों यानी जो मूल अधिकारों है, जो प्राकृतिक अधिकार है, उसका हनन करती है, तो जनता के पास ये अधिकार है कि वह उस सरकार को उखाड़ फेंके और नए सरकार का निर्माण कर ले। राज्य और समाज में बताया गया है कि लोग के अनुसार समझौता टूटने से सरकार बदलती है, राज्य और प्रशासन समाप्त नहीं होते। ठीक है। अब दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है कि जॉन लोक के संपत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में वर्णन कीजिए। तो जॉन लोक थे, इनके संपत्ति संबंधी सिद्धांत क्या थे वो आपको बताने। देखो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ, इसलिए वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिए, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए। मैं आपके भले के लिए बीच बीच में बताते रहता हूँ ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को छोड़ के ना जाए। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा तो पूरा इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदे पहुँचने वाला है। ठीक है दोस्तों, शुरू करें। देखिए, इसमें समझेंगे कि जो संपत्ति संबंधी सिद्धांत थे उनको जॉन लोक के बारे में क्या बताया गया वो समझ में। ठीक है, देखिए, प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक जॉन लोक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। इन्होंने संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार बताया। आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा जो हमारे 3 अधिकार थे। पहला हमारा क्या था, जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। तो ये प्राकृतिक अधिकार में आता है, यानी मनुष्य, कोई भी मनुष्य जन्म ले वो संपत्ति को संचित कर सकता है अपने भविष्य के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना शरीर होता है, आप सभी को पता है, और जब वह अपने शारीरिक या मानसिक श्रम का प्रयोग करके
किसी प्राकृतिक वस्तु में कोई बदलाव करता है तो वह उस वस्तु को अपनी संपत्ति बना लेता है। जाहिर सी बात है, मान लो हमारे पास ये खेत है, उसमें हमने मेहनत किया, फसल बोया, और जब फसल हुई तो फसल किसका हुई? तो आपका ही तो हुआ। आपने मेहनत किया तो आपका हुआ, ये हुई। ठीक है, देखिए जॉन लॉक के संपत्ति संबंधी सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है कि श्रम का सिद्धांत। लॉक का मानना था कि ईश्वर ने यह पृथ्वी सभी मनुष्य को समान रूप से दी है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने शरीर पर पूरा अधिकार है। इसलिए जब वह अपने शरीर के श्रम को प्रकृति के वस्तुओं के साथ जोड़ता है तो वह उस वस्तु पर अपना अंश जोड़ता है। यही श्रम उसे वस्तु का निजी बना देती है। समझ गया? यानी कोई व्यक्ति किसी खेत पर, एक किसी भी उदाहरण में खेत का उदाहरण लेकर बता रहा हूँ, खेती करता है तो वो फसल जो है उसकी हो जाती है। समझ गया? आगे चलते हैं। दूसरा हमारा संपत्ति के अधिकार की सीमा। अब जो संपत्ति, मान लो संपत्ति के अधिकार की कुछ सीमा भी है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई व्यक्ति के पास अपार संपत्ति है, किसी के पास मान लो 100 बीघा जमीन है और कोई बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को असीमित नहीं माना। यानी संपत्ति का अधिकार तो है लेकिन वो असीमित नहीं, जितनी उसकी जरूरत है उतनी संपत्ति आप रख सकते हो, बल्कि उस पर दो महत्वपूर्ण शर्त या प्रतिबंध लगाए। पहला क्या है कि कोई बर्बादी नहीं। व्यक्ति उतनी ही संपत्ति का अधिकारी है जिसका वह उपभोग कर सकता है। मान लो आप 4 रोटी खाते हो तो आपके पास यह अधिकार नहीं है कि आप 20 रोटी बना के रख लो। आपको 16 रोटी वेस्ट नहीं करना है। आप 4 खाते हो तो 4 ही रोटी आपको बनाना है। ये बताए, ये आप समझ सकते हो। सड़ने या नष्ट होने से पहले उसका उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा ये दूसरों के अधिकारों का हनन होगा। इसमें जॉन लॉक जी ने बताया है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आपको जो है यूज करना है, उतना ही आपको धन संचित करना है। यानी आपको 20 रुपए का काम है तो आपको 20 रुपए ही रखने हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे वो समाज में बांट देने, ताकि समाज को भी लाभ पहुंच सके। यानी कि आप उसको रखे रहो और वो सड़ गल जाए। ठीक है, दूसरों के लिए पर्याप्त छोड़ना। उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं कि आप पूरी सारे संसाधन का प्रयोग कर लो। संपत्ति पर अधिकार तब तक उचित है जब तक समाज में दूसरे के लिए पर्याप्त संसाधन बचे। मान लो एक घर में 5 बाल्टी पानी है और आप 2 भाई हो, तो एक भाई ने 5 बाल्टी पानी से नहा लिया, तो क्या किया? उसने पूरे संसाधन का प्रयोग कर लिया। अब दूसरे भाई के लिए तो उसने बचाया नहीं। तो इसमें ये बताया गया कि संसाधन का ऐसे प्रयोग करना है कि आपका भी पूर्ति हो और दूसरे के लिए भी बचे रहे। आगे देखिए, धन और मुद्रा का प्रभाव। प्रारंभ में वस्तुओं के खराब होने के कारण डर था कि संपत्ति की एक सीमा थी। मतलब पहले हम संपत्ति की सीमा थी कि अनाज को ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हो गया, मनुष्य अपनी संपत्ति को बिना खराब हुए जमा कर सकता है। लॉक के अनुसार मुद्रा के प्रयोग से मनुष्य ने अपनी संपत्ति बढ़ाने की अनुमति दी और इसे एक प्रकार की मौन समिति का परिणाम माना। यानी जब मुद्रा का प्रचलन हो गया समाज में तो मनुष्य अपनी संपत्ति को बढ़ाने लग गया। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों कि राज्य का कर्तव्य। अब राज्य का क्या कर्तव्य? लोक के सामाजिक समझौते में राज्य सरकार का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। यदि कोई सरकार व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करने में विफल होती है, जनता के पास उसका पूरा अधिकार है कि वह उस सरकार को उखाड़ के फेंक सके। अब दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इस पूरे वीडियो का समझते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपके इस पूरे स्लाइड में लिए हैं। तो प्लीज़ हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी नहीं जानते हो कि एग्जाम में क्या है, मैं भी नहीं जानता हूँ क्या है। लेकिन जो हर साल आते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करें, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सके। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा, आप देख ही रहोगे मैं आपको कितने ज़्यादा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यदि आपको दोस्तों चीज़ें समझ में आएंगी तो आप एग्जाम में बना के भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक और सर्वोच्चतम समुदाय। उन्होंने बताया कि राज्य एक स्वाभाविक और सर्वोच्च समुदाय है। उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। यानी मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता है और समाज मनुष्य के बिना नहीं रह सकता है, और राज्य के बिना उसका सर्वांगीण विकास संभव है। यानी किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है तो बगैर राज्य के उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। पहला विचार क्या था कि राज्य का प्राकृतिक स्वरूप।
अरस्तु के अनुसार राज्य मानव निर्मित या कृत्रिम नहीं, राज्य जो है मानव निर्मित भी नहीं है और कृत्रिम भी नहीं है, यानी इसको मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि यह एक स्वाभाविक संस्था है। यह परिवार, गांव, राज्य के क्रमिक और प्राकृतिक विकास का परिणाम, यानी ये कहीं ना कहीं एक संस्था, यानी कह सकते हो कि राज्य है जिसमें गांव है, लोग भाग रहते हैं, उनका एक पूरा ग्रुप है। राज्य व्यक्ति से पूर्व, यानी इसमें राज्य को व्यक्ति से पहले बताया कि उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। इसका अर्थ यह है कि भले ही व्यक्ति कालक्रम में पहले आया हो, लेकिन आत्मनिर्भर इकाई के रूप में राज्य का स्थान सबसे पहले दिया गया, यानी राज्य को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया। अगर मान लो राज्य शक्तिशाली नहीं होगा तो वो अपने प्रजा पे कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे समाज को जो है सुरक्षित करेगा, इसलिए बताया गया। तीसरा पॉइंट हमारा दोस्तों है कि राज्य का उद्देश्य क्या है, एक अच्छा जीवन। राज्य का उद्देश्य यही है कि जो आम नागरिक है, जो आम पब्लिक है, उसको एक बेहतर जीवन की घोषणा की जा सके। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, मात्र जीवन नहीं है, बल्कि एक सुखद और सद्गुणी जीवन यानी सदाचार जीवन है। इसका लक्ष्य नागरिकों की नैतिकता और बौद्धिक उन्नति, यानी नागरिकों की विकास की बात की गई है। कानून की सर्वोच्चता, उनके आदर्श राज्य में कानून का शासन सर्वोपरि होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। इसमें कहीं ना कहीं राज्य को एक स्ट्रॉन्ग बताया गया। सही, जाहिर सी मान लो आपके घर में 6 लोग हैं, जब तक आपके पेरेंट्स जो है, माता पिता, उसको मजबूत नहीं बनाएंगे तो जो आपके जो भाई बहन उनकी बात कौन मानेगा। इसलिए कहीं ना कहीं जैसे घर में एक बड़ा होता है जिसकी बात सब मानते हैं, उसी प्रकार देश में या किसी कस्बे में, राज्य में एक राज्य बड़ा होता है जिसकी बात जो है पूरे देश के लोग, पूरे उस राज्य के लोग मानते हैं। नागरिकता का आधार, अरस्तु ने नागरिकता केवल संपत्ति रखने का, निवास करने को नहीं, बल्कि उन्हें माना जो राज्य के प्रशासनिक, आपने पढ़ा जो अरस्तु ने नागरिक किसको माना, जो राज्य में, जो राजनीति में अपना योगदान देते उन्हीं को नागरिक माना। जो राजनीति में अपना योगदान नहीं देते उनको नागरिक नहीं माना। अब देखिए, राज्य की जनसंख्या इतनी हो कि सभी नागरिक एक दूसरे को जान सके। इन्होंने बताया कि छठा पॉइंट हमारा यह है कि आदर्श राज्य का आकार, अरस्तु के अनुसार राज्य का आकार सीमित होना चाहिए ताकि सुव्यवस्थित प्रशासन चलाया जा सके। उनकी मान्यता थी कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए ताकि नागरिक एक दूसरे को जान सके, यानी कि जनसंख्या एक पर्टिकुलर वे में होनी चाहिए ताकि जो है उस क्षेत्र में अच्छे से शासन किया जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आपको 12 जून की पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूं कि यदि आपने मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो आपके एग्जाम में 100 में से 70 मार्क्स कहीं नहीं, ठीक है। और यदि आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको, जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, यानी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस पूरे बुक को पढ़ाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो है हम अगला जो वीडियो बनाए या फिर अगले जो आपके एग्जाम के वीडियो बनाए तो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कमेंट में दोस्तों अपना फीडबैक जरूर बताएं, आपके फीडबैक से हम मोटिवेट होते हैं और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसलिए फीडबैक जरूर बताएं कि हमने वीडियो कैसा बनाया, आपको समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो, ठीक है। तो मेरी ओर से आप सभी को 12 जून का जो आपका पेपर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ढेरों शुभकामनाएं। तो मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।